नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, अगस्त 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन लाया था और इस यूपीएस स्कीम को सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शनल बना दिया था। ऑप्शनल का मतलब दोस्तों, या तो वो चाहे तो यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं या तो वो चाहे तो एनपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है जो आगे जाके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इस मॉडल को अडॉप्ट करने वाली है। ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इन सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिनको ये ऑप्शन दिया गया है, उन सब के दिल में एक बेसिक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या हमको यूपीएस लेना चाहिए या हमको एनपीएस में रहना चाहिए। इन दोनों में से हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा। और दोस्तों, इसी सवाल का आंसर देने के लिए आज मैंने आपके सामने वीडियो लाया जहां पर कैलकुलेशन करके पूरे वेज कैलकुलेशन, बेसिक प्लस जे के कैलकुलेशन करके दोस्तों हम ये जानेंगे कि अगर हम एनपीएस लेते तो हमको क्या फायदा होगा, अगर हम यूपीएस लेते तो हमको क्या फायदा होगा, और इन दोनों स्कीम के जो रिटर्न्स आएंगे इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको मदद करने वाला है एक क्लैरिटी लाने के लिए जहां पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूपीएस में जाना है या आपको एनपीएस में ही रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे सिनेरियोस कवर किए। हमने यहां तक कवर किया है कि अगर आपकी डेथ 70 साल की एज में हो जाती है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, अगर आपकी डेथ 65 इयर्स में हो जाती है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां आएगा, अगर आपको एनपीएस सालाना 12% का रिटर्न देता है तो आपका ब्रेक इवन कैसा बनेगा, अगर एनपीएस आपको 14% का रिटर्न देता है तो आपका ब्रेक इवन कहां बनेगा। और दोस्तों, यूपीएस से कंपेयर करके एनपीएस का एक टोटल एनालिसिस किया गया और इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको यूपीएस में रहना है या एनपीएस में रहना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते कैलकुलेशंस की तरफ। और मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशंस दिखने में भले कॉम्प्लेक्स लगेंगे लेकिन मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा आप घर बैठे भी खुद का कैलकुलेशन उसी तरह से और उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। और दोस्तों, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो शीट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं इसका एक सैंपल कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं ताकि आप भी इसको डाउनलोड करके जिस तरह से मैंने वीडियो में समझाया उस तरह से अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं सीधा सीधा कैलकुलेशंस की तरफ। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे एक्सेल शीट में जो पहली एंट्री हमने की है वो की है नवंबर 2005 से लेकर दिसंबर 2005 की। तो दोस्तों, ये जो डेटा है एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने नवंबर 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया था और जो रिटायर होने वाला है 31 मई 2031 को। अब दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने जो डेटा लिया है एक ऐसे व्यक्ति का लिया है जिसका मोटा मोटा तौर पर 26 साल का सर्विस हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे इस व्यक्ति की सर्विस 26 साल की हो जाती है, ये 50% ऑफ द बेसिक का जो पेंशन बनता है दोस्तों, जो मैक्सिमम पेंशन यूपीएस के अंडर बनता है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। और दोस्तों, जब हम ऐसे केस का एग्जांपल लेंगे कि जहां पर मैक्सिमम पेंशन मिलने वाली है और उसको जब हम एनपीएस से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर पता चल जाएगा कि अगर मैक्सिमम का कंपैरिजन इस तरह से आता है तो इससे कम अगर पेंशन बनेगी तो आपको क्या डिसीजन लेना है। तो आप प्रो राटा बेसिस पर दोस्तों वहां पर आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में मैक्सिमम पेंशन जिस व्यक्ति की बनती है उसके हिसाब से दोस्तों कैलकुलेशन लेकर चलने वाले। तो दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कॉलम मैंने लगाए हैं। पहला जो कॉलम दोस्तों एक्सेल शीट में लगा गया वो मंथ का, दूसरा दोस्तों लगा है फिस्कल ईयर का, तीसरा हमने लगाया मंथ का अगेन और ड्यू मंथ मतलब जिस महीने के एंड का हम पीरियड लेने वाले उसका। फिर दोस्तों हमने बेसिक का यहां पर कॉलम लगाया हुआ है, डीए का कॉलम लगाया है, फिर बेसिक प्लस जे का कॉलम लगाया हुआ है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस लगाया, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस लगाया एंड टोटल कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस लगाया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में पहले तो इस एम्प्लॉय की पूरी वेज डिटेल्स यहां पर भर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें कैलकुलेट करेंगे कि भाई एनपीएस की जब स्कीम थी, जब यूपीएस नहीं था, तो इस व्यक्ति का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दोस्तों यहां पर उस फंड में जा रहा था जो उसके रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। उसी के साथ साथ दोस्तों सरकार भी यहां पर कुछ पैसा डालती थी तो वो कितना होगा और टोटल कंट्रीब्यूशन उसके रिटायरमेंट फंड के लिए सरकार कितना साइड में निकाल कर रख रही थी दोस्तों, वो हम कैलकुलेशन यहां पर पहले करेंगे। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के डेटा में नवंबर 2005 से लेके फरवरी मार्च 2014 तक दोस्तों मेरे पास जो फिगर है वो बेसिक प्लस जीए का कंबाइंड फिगर है। मतलब कि आपको जो पहला कॉलम यहां पर दिख रहा है 6750 का बेसिक, तो दोस्तों ये बेसिकली बेसिक प्लस जीए का फिगर है। इसीलिए बेसिक प्लस जीए में भी दोस्तों यहां पर हमने फिगर वैसा का वैसे डाला हुआ है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 2014 के पास आएंगे, जो आप डेटा में देख पा रहे होंगे, तो अगर आप मार्च अप्रैल 2014 का देखेंगे तो यहां से दोस्तों इनका बेसिक अलग हो जाता है, यहां से इनका डीए अलग हो जाता है और यहां पर दोस्तों इनका बेसिक प्लस जे का अलग कैलकुलेशन होता है। बट मोटा मोटा तौर पर दोस्तों जो कैलकुलेशन हमने यहां पर किया है वो किया है बेसिक प्लस डीए के ऊपर ही। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या किया, नवंबर 2005 से लेकर दिसंबर 2005 का जो महीना था दोस्तों, वहां पर 6750 की इनकी बेसिक प्लस डीए थी।
अगले महीने भी दोस्तों 6750 की बेसिक प्लस जीए थी, और जनवरी के महीने में दोस्तों इनको इंक्रीमेंट मिल गया था, इसीलिए इनकी सैलरी बढ़ गई थी। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ है कि अगर आप अप्रैल 2006 में आएंगे तो यहां पर इनका सालाना इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर इनका डीए बढ़ गया होगा। तो दोस्तों उसी लिए हमने यहां पर सैलरी इनकी बढ़ा दी है। तो दोस्तों इस तरह से इन व्यक्ति के पूरे बेसिक का डिटेल्स दोस्तों हमने पहले कॉलम में भर दिया। जहां से हमको डीए का डेटा पता चला, हमने डीए भी भर दिया और बेसिक को अलग कर दिया। हमारे लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है बेसिक प्लस डीए का और प्लेन बेसिक का। प्लेन बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूपीएस स्कीम है वो कहती है कि आपकी जो फाइनल पेंशन बनेगी वो लास्ट के 12 महीने के बेसिक के एवरेज के ऊपर बनेगी। इसलिए दोस्तों बेसिक का फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बेसिक प्लस डीए का फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस फंड में जा रहा था पहले, वो बेसिक प्लस डीए के बेसिस पर जा रहा था। तो दोस्तों इसीलिए कैलकुलेशन यहां पर इस तरह से किया गया। तो दोस्तों अगर आप पहले केस को देखेंगे कि भाई नवंबर 2005 से लेकर दिसंबर 2005 के महीने में इनका बेसिक प्लस डीए था 6750 रुपीस। अब दोस्तों यहां पर 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के सैलरी से जाता था एनपीएस फंड में, मतलब कि बेसिक प्लस डीए का अगर 10% लेंगे तो वो जाएगा एनपीएस में, तो वो होगा 675 रुपीस। और दोस्तों 2004-5 से लेके 13-14 तक दोस्तों अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी 10% का ही कंट्रीब्यूशन करती थी, मतलब कि जितना एम्प्लॉय करता था उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। लेकिन 2014 अप्रैल के बाद से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में डिक्लेयर किया था कि वो 10% की जगह 14.5% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों यहां जब आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इस कॉलम को जिसको मैंने मार्क किया आप देखेंगे, तो यहां पर हमेशा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का 10% ही रहेगा उसके बेसिक प्लस डीए का। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे दोस्तों तो अप्रैल 2014 तक का जो कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों वो होगा 10% की रेट पर, और उसके बाद से लेके इनके रिटायरमेंट तक का जो कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों वो होगा 14.5% की रेट पर। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे भाई यूपीएस में तो अभी यहां पे 2025 के बाद से 18.5% का कंट्रीब्यूशन करने वाली है। तो दोस्तों अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो 18.5% का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली सरकार करने वाली है। लेकिन अगर आप एनपीएस को ऑप्ट करते हैं तो क्या एनपीएस में सरकार 18.5% देगी कि नहीं देगी, ये अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया हुआ है। इसीलिए दोस्तों फॉर द टाइमिंग मैं एनपीएस के लिए 14.5% से ही कैलकुलेशन करूंगा टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ दिस पर्सन। अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता सरकार बोलती है कि एनपीएस के लिए भी हम 18.5% ही देने वाले हैं, तो दोस्तों ये कैलकुलेशन एनपीएस के साइड में और टिल्ट हो जाएगा, वो आपको एंड में मैं बताऊंगा किस तरह से। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ हम अज्यूम कर रहे हैं कि अप्रैल 2014 तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा, सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा ऑफ द बेसिक प्लस डीए। अप्रैल 2014 के बाद से दोस्तों एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 14.5% हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मार्क कर दिया, हमने यहां पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मार्क कर दिया, और टोटल जो हमारे एनपीएस में जा रहा है दोनों का एडिशन करके वो हमने मार्क कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम मार्क करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई हर महीने कुछ कुछ पैसा यहां पर जमा होते जा रहा है। उसी तरह से दोस्तों जिस महीने में ये व्यक्ति रिटायर हुए, मई जून की जब मैं बात कर रहा हूं आपको, मई 31 को रिटायर हुए, लेकिन दोस्तों मैं ना 15 तारीख से लेके 15 तारीख तक का कैलकुलेशन करता हूं क्योंकि जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे जो पब्लिक सेक्टर्स वगैरह होते हैं इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन लास्ट महीने में बनेगा एनपीएस के लिए वो होगा 47,619.6 रुपीज का। अब दोस्तों इस डेटा के बेसिस पे हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो आइए चलते दूसरे शीट पर जहां पर हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया हुआ है। तो दोस्तों अब इस कैलकुलेशन शीट में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया, वहां का जो बेसिक प्लस डीए था हर महीने के अगेंस्ट दोस्तों अलाइन कर दिया। नवंबर दिसंबर का 6750 उनका बेसिक प्लस डीए बनता था, हमने अलाइन कर दिया। उनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन बनता था 1350 हमने यहां पर अलाइन कर दिया। तो दोस्तों ऐसे हर महीने के लिए हमने मई जून 2031 तक के लिए दोस्तों यहां पर अलाइन कर दिया। ओके, डेटा हम यहां पर पोर्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों ये जो आपको ईयरली कंट्रीब्यूशन का फिगर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इस साल में मतलब नवंबर से ज्वाइन किया था तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते तक 2005-6 का दोस्तों 4 महीने का यहां पर कंट्रीब्यूशन हो गया था, और उसका सम दोस्तों हमने यहां पर कैलकुलेट किया वो होगा 5452। अब दोस्तों इंटरेस्ट मिला के पहले साल में जो इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है 5452 का। अब दोस्तों हम ऐसा समझेंगे कि अगर ये पैसा एनपीएस में इन्वेस्टेड रहता तो इनको साल का 12% का रिटर्न मिलता। अब दोस्तों बहुत सारे लोग तो इस बात पे हंस रहे होंगे कि एनपीएस में 12% का रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों चलिए पहले डेटा चेक करते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमने गूगल में सर्च कर लिया और क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट से दोस्तों ये मैं डेटा ले रहा हूं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं अपना सोर्स बता दे रहा हूं ताकि आप चाहे तो उसको वेरीफाई कर सके। अब दोस्तों यहां पर जो एक चीज लिखी है, क्या लिखी है, बेस्ट परफॉर्मिंग एनपीएस टायर 1 रिटर्न्स 2004 स्कीम ई एज ऑफ 30 जुलाई 2024। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे जो इक्विटी पोर्शन का जो रहता है दोस्तों एनपीएस का, वहां पर
आपका जो रिटर्न है वो यहां पर कैलकुलेट किया जा रहा है। एक क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं, एनपीएस में इक्विटी पोर्शन एक होता है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पोर्शन होता है, एक कॉर्पोरेट डेट का पोर्शन होता है और एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ऑप्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगर आप इक्विटी का पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न सिंस इंसेप्शन पता है कितना आ रहा है। अगर आप आदित्य बिरला का देखेंगे तो आपको पता चलेगा 15.71% का, मतलब जब से एनपीएस स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक आदित्य बिरला पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड जो है, इन्होंने 15.71% का इक्विटी का यहां पर रिटर्न लिया हुआ है। एक्सिस पेंशन फंड का अगर आप देखेंगे तो 25% का इनको रिटर्न आया हुआ है। एचडीएफसी का 16.47 का रिटर्न आया हुआ है। कोटक महिंद्रा का अगर आप देखेंगे 13.33 का रिटर्न आया है। अगर मैक्स लाइफ का आप रिटर्न लेंगे तो 22.91 का रिटर्न आया। अब दोस्तों आप बोलेंगे इतनी सारी कंपनियां क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि दोस्तों एनपीएस में आपको 14 से 16 कंपनीज का फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो कोई भी फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर फंड मैनेजर आपके रिटर्न्स आएंगे। तो दोस्तों यहां जो इक्विटी पोर्शन है अगर उसका मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो 15% का ऑन एन एवरेज दोस्तों यहां पर रिटर्न तो आ रहा है। इनफैक्ट ज्यादा ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा। ओके, तो ये मैं यहां पर प्रूफ कर चुका हूं। वहीं पर दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो एनपीएस का पोर्शन होता है वहां अगर आदित्य बिरला का लेंगे तो आपको 8.04% का रिटर्न आ रहा है। एक्सिस पेंशन फंड का लेंगे तो 9.16% का रिटर्न आ रहा है। एचडीएफसी का लेंगे तो 9.1% का रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों मोटा मोटा तौर पे 8.5 से 9% का रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब इन्वेस्टमेंट होता है तब दोस्तों यहां पर आ रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट डेट की बात करेंगे तो आदित्य बिरला को 8.33% का रिटर्न फ्रॉम द इंसेप्शन आ रहा है दोस्तों। और अगर आप एचडीएफसी पेंशन फंड की बात करेंगे तो 9.26% का यहां पर रिटर्न आ रहा है। और बाकी फंड अगर आप एलआईसी तक का भी देखेंगे तो 9% का रिटर्न आ रहा है। तो मोटा मोटा तौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का और अगर आप कॉर्पोरेट डेट का अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों 8.5 से 9% का रिटर्न यहां पर जनरेट हो रहा है। और वहीं पर दोस्तों अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की हम बात करेंगे जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है तो यहां पर 6.5 से लेकर 8.5% तक का रिटर्न दोस्तों आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम इक्विटी का पोर्शन समझ के चलते हैं कि हम थ्रू आउट द लाइफ 50% का भी रखेंगे और 50% हम गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी का रखेंगे तो ऑन एन एवरेज दोस्तों आपको 12% के ऊपर का ही रिटर्न यहां पर आने वाला है। और दोस्तों ये बात मैं यहां पर डेटा के साथ प्रूफ कर रहा हूं। और मैंने एक एनपीएस का वीडियो बनाया था तब दोस्तों मैंने मेरे पोर्टफोलियो का भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था। मेरा जब इक्विटी 75% मैंने रखी हुई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेब्ट को मैंने 25% रखा हुआ है तो दोस्तों मुझे जो सालाना रिटर्न आ रहा है वो 18% से ऊपर का आ रहा है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि कुछ साल अच्छे जाएंगे मार्केट्स के, कुछ साल बुरे जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज 15% से ऊपर का दोस्तों आपको एनपीएस रिटर्न देने की ताकत रखती है। ये मैं विद डेटा बता रहा हूं। और दोस्तों जब भी आप एनपीएस ले रहे हैं तो कोई ना कोई प्राइवेट फंड ही लीजिए, एलआईसी समान फंड मत लीजिए, क्योंकि एलआईसी का फंड मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों वो आपको बहुत कम रिटर्न देता है। और आपको इस डेटा से यहां पर दिख भी रहा होगा कि अगर आप एलआईसी का इक्विटी का रिटर्न अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको 9.83% का ही दोस्तों यहां पर सॉरी अगर आप यहां पर एलआईसी का इक्विटी का रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो आपको 14.67% का रिटर्न दिख रहा होगा। और वही दोस्तों अगर आप एक्सिस पेंशन फंड समान चीज करेंगे तो आपको 25.13% आएगा। एचडीएफसी का देखेंगे 16.47 आएगा। तो अगर आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से हटके अगर दोस्तों फंड पे लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। एलआईसी में लगाना भी कोई बुरा नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप सोचते हैं कि वहां पर ज्यादा सेफ होगा तो आप वहां पर लगा सकते हैं और ये फंड मैनेजमेंट चूज करने का दोस्तों ऑप्शन यहां पर रहता है। तो ये बेसिक दोस्तों हमने पिछले 2 मिनट में कवर किया कि भाई एनपीएस जो है 15% के ऊपर का रिटर्न देने की आपको ताकत रखता है। और यहां पर हमें कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हैं हमारे कैलकुलेशन में कि भाई एनपीएस जो है सिर्फ और सिर्फ 12% का इंटरेस्ट देगा, जो बिल्कुल वायबल है। तो दोस्तों उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, हमने देखा था कि साल 2005-6 में जो 4 महीने इनके कंट्रीब्यूट हुए थे उसमें 5452 रुपीज इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। उस पे अगर इनको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा? 654.24 रुपीज दोस्तों यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस साल के एंड में मतलब 2005-6 के एंड में अगर आप देखेंगे जो टोटल वैल्यू इनका बनेगा वो बनेगा 5452 प्लस 654.24 तो होगा 6106.24। अब दोस्तों इसी को हमने ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिया। आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू यू। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगले साल में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन को दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे। और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो अगले साल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 17,522 रुपीज का। अब दोस्तों इस 17,522 रुपीज में जब हमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो इस साल के एंड में दोस्तों हमको जो टोटल फंड हमारे हाथ में आया था वो बनेगा 23,628.24 रुपीज का। अब दोस्तों इसके ऊपर भी अगर 12% कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थ्रू आउट द स्कीम हम 12% का ही रेट लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज, तो इसके ऊपर दोस्तों 2,835 रुपए का यहां पर अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट बन रहा है। हम इन दो फिगर्स को क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ द ईयर विद इंटरेस्ट
एंड इस साल का इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे और इसको हम दोस्तों लेंगे अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में। उसी तरह से दोस्तों अगले साल का भी हम ऐड कर लेंगे कि हमने कंट्रीब्यूशन कितना किया था, ओपनिंग बैलेंस उसमें ऐड करेंगे तो ये फिगर हमारे सामने आ जाएगा 45,000 का अप्रोक्सीमेटली। उस पर 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे और इसको हम ले जाएंगे दोस्तों अगले साल के ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल आसानी से मैं आपको बता पाया हूं कि कितना आसानी से हम यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम एंड तक आएंगे कि भाई जब ये व्यक्ति मई जून में रिटायर हो रहा है, तो मई जून 2031 में रिटायर हो रहा है, तो उस टाइम पे इसका जो टोटल क्यूमुलेटिव कॉर्पस बनने वाला है दोस्तों, वो पता है कितना बनने वाला है? वो बनने वाला है 1,39,49,053 रुपीस के आसपास, मतलब कि 1,40,00,000 के आसपास दोस्तों इस पर्सन का एनपीएस का कॉर्पस बनने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो चीज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत क्लियर तरह से समझा पा रहा हूं। और दोस्तों ये जो लास्ट का फिगर है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता दूंगा। इस फिगर में अगर आप ये फिगर को ऐड कर लेंगे, ईयरली इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो एक क्यूमुलेटिव फिगर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या किया, हमने बेसिक प्लस जी का डेटा डाला, हमने हर साल जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया, हर साल का हमने इंटरेस्ट ऐड किया, फिर जो कंट्रीब्यूशन था उसमें इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, तो हमको साल का टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। उसको हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में लेके गए, हमने नेक्स्ट ईयर का पूरा कैलकुलेशन किया कि हमने फिर से कितना कंट्रीब्यूट किया, इसमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया, फिर से इंटरेस्ट लगाया उसके ऊपर, और इंटरेस्ट के बेसिस पे दोस्तों हम कैलकुलेशन करते गए। तो एंड में इस महाशय के लिए जिन्होंने 2005 नवंबर में ज्वाइन किया था और मई जून 31 में इन्होंने रिटायर किया हुआ है, तो रिटायर करने वाले, तो दोस्तों उन व्यक्ति का जो टोटल एनपीएस के लिए फंड बनेगा वो बनेगा 1,39,49,053 रुपीस के आसपास का। अब दोस्तों इस डेटा को हम आगे लेकर चलते हैं, जहां पर हम दोस्तों एक्चुअली ब्रेक इवन एनालिसिस का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने मोटा मोटा तौर पर सबकी समरी लिख ली है कि अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने यहां पर नोट कर लिया कि रिटायरमेंट डेट जो होगा 31 मई 2031 होगा, एज ऑन रिटायरमेंट इनका 60 इयर्स होगा, और दोस्तों उसी लिए जब इनका ईयर्स ऑफ सर्विस में यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो नवंबर 2005 से लेके 31 मई 2031 तक जब मैं लूंगा तो इनका 25.58 इयर्स का, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 26 इयर्स का सर्विस होगा। और दोस्तों इसीलिए इनकी जो एलिजिबिलिटी बनेगी यूपीएस के अंदर में वो बनेगी 50% ऑफ द बेसिक। अब दोस्तों जब मैं 50% ऑफ द बेसिक बोल रहा हूं, जो बेसिक होता है ना वो लास्ट के 12 महीने का एवरेज लिया जाता है, तो दोस्तों उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट मैं आपको यहां पर सर्विस डिटेल्स इनकी बता रहा था, सर्विस डिटेल के हिसाब से इनको 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स का जो एवरेज होगा बेसिक का, उसका दोस्तों इनको पेंशन मिलना चाहिए। अब दोस्तों जो कॉर्पस इनका एनपीएस के लिए बन रहा था वो बन रहा था 1,39,049 रुपीज एंड 53, वो हमने यहां पर ले लिया। अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट इन एनपीएस पेंशन आपको दिख रहा है एक वेरिएबल है कि हम यहां पर ये सोचेंगे कि अगर इस पैसे को हमने ले लिया होता और अगर हमने यूपीएस नहीं लिया होता और एनपीएस के पैसे को हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट करते और उससे जो हमको रिटर्न आता दोस्तों, तो उस पे हमको कितना इंटरेस्ट आता, वो ये फिगर है। ये वेरिएबल होगा, हम इसको 4%, 5%, 6% करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। अब दोस्तों इन व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी एट रिटायरमेंट थी वो थी 1,67,580 रुपीज। अब दोस्तों ये डेटा कहां पर मिल जाएगा, जो बेसिक वेज एंट्री का डेटा हमने किया था दोस्तों, वहां पर अगर हम आएंगे तो आपको पता चलेगा जो इनकी आखिरी महीने की बेसिक थी वो थी 1,67,580। लेकिन दोस्तों यूपीएस कहता है कि आपको आखिरी महीने की बेसिक नहीं लेनी, आपको लास्ट के 12 महीने का एवरेज लेना है। तो दोस्तों जब मैं इन व्यक्ति का लास्ट का 12 महीने का एवरेज लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि भाई इनका एक एवरेज बन रहा है, और एवरेज कितना बन रहा है यहां पर आपको दिख जाएगा 164,205। तो दोस्तों ये जो एवरेज है वही दोस्तों मैंने यहां पर उठा लिया 164,205 के फॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपको क्लैरिटी होगी कि मैंने 12 महीने का एवरेज कैसे उठाया। जो बेसिक वेज एंट्री हमने की थी उससे लास्ट के 12 महीने का हमने दोस्तों यहां पर एवरेज उठा लिया। तो भले इनकी लास्ट के सैलरी जो बन रही थी बेसिक वो बन रही थी 167,580, पर जो एवरेज बन रहा था दोस्तों डेफिनेटली कम बनेगा, वो बनेगा 164,205 का। अब दोस्तों यहां पर इस बेसिक के ऊपर इनको 50% की पेंशन मिलेगी, और इसका अगर 50% हम निकालेंगे तो वो बनता है 82,103 रुपीस का। अब दोस्तों यूपीएस की जो पेंशन है वो स्टैटिक पेंशन नहीं है। यूपीएस की पेंशन के ऊपर आपको डीए इन द फॉर्म ऑफ डीआर मिलता है, ओके, मतलब कि डियरनेस रिलीफ आपको मिलता है। डीए दोस्तों जब आप एम्प्लॉयमेंट में रहते तब उसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सेम चीज को दोस्तों डियरनेस रिलीफ कहा जाता है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर आपकी पेंशन जो है हर 6 महीने में बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 महीने में डीए को रिवाइज करती है। तो दोस्तों अब यहां पर एक बेसिक असम्पशन ये बनता है कि भाई ये जो इंक्रीमेंट होगा ये कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मोटा मोटा तौर पर कैलकुलेशन हमने किया है
कि लास्ट जो वेज रिवीजन हुआ था 2016-17 में हुआ था, और अगला जो वेज रिवीजन होगा 2026-27 के आसपास होगा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी तकरीबन 7 साल का पीरियड जा चुका है अगर 2024 तक का लेंगे, और 2024 तक का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का आज के रेट पर, मतलब कि मई का जो रेट चल रहा है, मई 2024 का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 50% का। तो दोस्तों 7 साल में 50% का डीआर का यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि और 30 और जो 3 साल बचे हुए हैं उसमें और 20% बढ़ेगा। अगर हम इसको प्रोराटा बेसिस पर आगे ले जाए तो इसका दोस्तों और 20% बढ़ेगा, तो 10 साल के पीरियड में दोस्तों तकरीबन 70% का यहां पर डीए बढ़ेगा। मतलब कि अगर आपकी पेंशन 1 लाख रुपए थी तो 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 1,70,000 हो सकती है। तो दोस्तों 70% अगर 10 साल में बढ़ रहा है तो हर साल में कितना बढ़ रहा है? हर साल में 7% बढ़ रहा है, 70 डिवाइड बाय 10। उसी तरह से दोस्तों 6 महीने में कितना बढ़ रहा है कि हर साल अगर 7% बढ़ रहा है तो 6 महीने में करने के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना होगा। मतलब हर 6 महीने में आपका 3.5% का यहां पर डीआर आपको इंक्रीमेंट होगा, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूं। एंड दिस इज अ वेरी लॉजिकल कैलकुलेशन जो करंट डेटा के बेसिस पर दोस्तों मैंने लिया है। आप भी मुझसे यहां पर सहमत होंगे। अगर दोस्तों मेरे इस तरीके से आप सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैंने गलती की तो जरूर बता दीजिएगा। डेफिनेटली उस चीज को इंप्रूव करके हम और भी बेहतर कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों ये जो मोटा मोटा तौर पर हमने यहां पर कैलकुलेशन किया कि अगर हम यूपीएस ना लेते हुए एनपीएस में जाते तो हमको इतना कॉर्पस हाथ में आता, तकरीबन 1,40,00,000 के आसपास का। अगर हम यूपीएस ले लेते हैं तो हमारी जो महीने की पेंशन बनती थी वो बनती थी 82,103 की, और ये कॉर्पस सरकार कहीं और पर इन्वेस्ट करके इसी से हमको पेंशन देती। ये पैसा जो कॉर्पस का था वो हमारे हाथ में नहीं आता। तो दोस्तों अब मैंने यहां पर क्या किया वो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों मैंने ऐसा किया है कि समझ लीजिए आप रिटायर हो गए और आपने यूपीएस का ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो दोस्तों आपकी मंथली पेंशन कितनी थी? 82,103 रुपीज की। तो दोस्तों जब आपका पहला महीना हो जाएगा तब आपको पेंशन मिलेगी 82,103 की। और दोस्तों अभी तक आपको टोटल कितनी पेंशन मिली है एक ही महीने की? तो वो होगी 82,103 की। और दोस्तों इस रुपीस को मैंने क्रोर्स में कर लिया क्योंकि एंड में जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो टोटल रुपीस में अगर मैं बताते रहूंगा लंबा लंबा फिगर तो आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों मैं क्रोर्स में एंड में बताऊंगा। तो यहां पर हमने कर लिया। अब दोस्तों यहां पर जब एक महीना क्रॉस हो गया तो आपकी एज कितनी हुई? रिटायरमेंट पे आप 60 के थे, एक महीना क्रॉस हो गया तो आपकी एज हो गई 60.08, है ना दोस्तों। तो अब जब दूसरे महीने में आप आएंगे तो आपको फिर से 82,103 की कांस्टेंट पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों ये आपकी पहले महीने के पेंशन में ऐड कर देंगे तो टोटल आपको अभी तक पेंशन से कितना पैसा मिला हुआ है? 1,64,203। दोस्तों मैंने यहां पर क्या किया, जो पहले महीने का पेंशन मिला था पहले महीने के एंड में इतना ही मिला था, दूसरे महीने में और इतना मिला, तो दूसरे महीने के एंड में दिस प्लस दिस मिला। वही फिगर दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया है। ओके दोस्तों, अब आपकी उम्र हो गई 60.17 ईयर्स। 2 महीने आपको रिटायर होकर हो चुके हैं। जब आप तीसरे महीने में जाएंगे दोस्तों तो आपको फिर से 82,103 की पेंशन यहां पर मिलेगी। और दोस्तों अब इस फिगर में ये 82,103 ऐड हो जाएगा। तो टोटल 3 महीने के बाद में दोस्तों आपने तकरीबन 2,40,000 रुपए सरकार से वापस ले लिए इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ओके दोस्तों, तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों 6 महीने तक तो आपकी पेंशन कांस्टेंट रहेगी 82,103। 6 महीने बाद हमने क्या बोला था कि आपको जो डीआर मिलेगा 3.5% का, मतलब कि आपकी जो पेंशन होगी वो 3.5% से बढ़ जाएगी। तो जब दोस्तों 3.5% से बढ़ जाएगी तो कितनी होगी? वो 82,103 के ऊपर 3.5% ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगी 84,977। तो दोस्तों 6 महीने बाद जो है आपकी पेंशन बढ़ गई तो आपके 7वें महीने से पेंशन हो जाएगी 84,977। और दोस्तों इसको हम प्रीवियस अमाउंट में ऐड कर देंगे तो अभी तक दोस्तों हमको 7वें महीने तक 5,77,595 रुपीज मिल गया। इसी तरह से दोस्तों हर 6 महीने बाद अगर आप देखेंगे मैं 3.5% पेंशन को बढ़ाते जा रहा हूं। और दोस्तों यही कैलकुलेशन हम करेंगे। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने कहां तक किया होगा? ये कैलकुलेशन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मैंने तकरीबन 80 साल तक किया हुआ है कि 80 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी जो हर 6 महीने में 3.5% से बढ़ते रहेगी। तो एट द एंड अगर आप 80 साल तक अगर आप जिंदा रह जाते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप 80 साल तक जिंदा रहेंगे। ओके, मेरी दुआ डेफिनेटली आपके साथ है दोस्तों। तो वहां तक दोस्तों जो पैसा कलेक्ट होगा वो होगा तकरीबन 4.16 करोड़ का, 165 करोड़ का। इसको मोटा मोटा तौर पर 4.17 करोड़ दोस्तों यहां पर मैं कॉर्पस पकड़ के चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यूपीएस से जो पैसा हमको आ रहा है उसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया मैंने बता दिया। फिर से एक बार बता रहा हूं मोटे मोटे तौर पर कि भाई 82,103 की मुझे पेंशन मिल रही थी तो मैं एक महीने के एंड में इतनी थी, दूसरे महीने फिर उतनी पेंशन मिली, तो ये दोनों में ऐड कर दिया मैंने और ये मेरा टोटल फिगर मिला अभी तक जो मुझे मिल रहा है। हर 6 महीने में मैं 3.5% का इंक्रीमेंट लगा दे रहा हूं और ऐसे करते करते अगर मैं 80 साल तक जिंदा रहता हूं तो तकरीबन 4.17 करोड़ रुपीस जो है दोस्तों मैं यूपीएस से रिकवर कर लेता हूं। ओके, मतलब इतने पैसे मैंने ले लिए। और मैं रिकवर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये जो आपको पैसा, अगर आप यूपीएस नहीं लेते
तो आपको इतना पैसा आपके हाथ में मिलता, लेकिन वो आपको नहीं मिला, वो सरकार ने कहीं पर इन्वेस्ट किया और उसके बेसिस पर दोस्तों आपको यहां पर सरकार फंड से पैसा दे रही है। अब दोस्तों दूसरा केस लेते हैं कि समझ लीजिए आपने यूपीएस नहीं लिया होता, आपने एनपीएस लिया होता, तो ये पैसा पूरा आपके हाथ में आ जाता। अब दोस्तों ये पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट करते, आप इसको आइडल तो नहीं रखते, आप कहीं पर इसको इन्वेस्ट करते। अब दोस्तों मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि इस पैसे के ऊपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने बोला ना, मैं एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चल रहा हूं, क्योंकि जब हम कंजर्वेटिव लेंगे तो इसके बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तो आप और अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, है ना। तो हम खराब से खराब एस्टिमेट लेके चलेंगे, ताकि ज्यादा अगर मिल रहा है तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है ना। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, जो यहां पे पर्पल कलर का आपको कॉलम दिख रहा है, यहां पर दोस्तों हमने एनपीएस का कैलकुलेशन किया। अब यहां पर मैंने क्या किया कि ये जो 1,40,00,000 का जो मोटा मोटा फिगर था दोस्तों, इसको मैंने 4% के रेट से यहां पर लगा दिया। तो दोस्तों 4% से रेट से जो भी इंटरेस्ट मुझे आएगा, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको 12 महीने में डिवाइड कर दूंगा, ताकि अगर यूपीएस में मुझे पेंशन मिल रही है 82,000 की, तो भाई एनपीएस जब लूंगा तो मुझे भी तो पेंशन आनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो पहले मैं भूल गया था। एनपीएस जब आप लेते हो तो एनपीएस के एंड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 60% को विड्रॉल कर सकते हो और 40% को एन्युटी में डाल के पेंशन ले सकते हो। इस केस में दोस्तों मैंने ये अज्यूम किया कि आप 60% का विड्रॉल नहीं करेंगे, आप पूरा पैसा जो है पेंशन के लिए ही डालेंगे, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पेंशन मिल रही है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्पाउस को पेंशन मिलेगी, और उसके बाद ये पूरा पैसा मेरे बच्चों को रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये पैसा विलुप्त नहीं होगा, ये दोस्तों मैं यहां पर अजम्पशन लेके चल रहा हूं। इसीलिए जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपके स्पाउस को इक्वल पेंशन मिलेगी जितनी आपको मिल रही थी, और आपके डेथ के बाद दोस्तों वो पैसा आपके बच्चों को वापस कर दिया जाएगा। ये यहां पर बेसिक अजम्पशन है। और दोस्तों मैंने 60% जो नहीं निकालने की बात की इसलिए की, क्योंकि यूपीएस में तो आप निकालने नहीं वाले ना, तो फिर एनपीएस में भी उसको वैसे ही रखेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों यहां पर 4% के इंटरेस्ट रेट जो हमको मिलने वाला है, उसको अगर मैं 12 महीने में डिवाइड कर देता हूं, तो हर महीने हमारे हाथ में 46,497 की पेंशन यहां पर आ सकती है। तो दोस्तों यहां पर भी हम सिमिलर करेंगे कि पहले महीने भाई हमको इतनी पेंशन मिली, दूसरे महीने हमको फिर से 46,497 मिला तो दोनों को ऐड कर दिया, इतना हुआ। तीसरे महीने हमको इतना हुआ तो मैंने पहले क्यूमुलेटिव में इसको ऐड कर दिया तो इतना बनेगा। तो दोस्तों एनपीएस के एंड में अगर आप देखेंगे कि इस कैलकुलेशन के एंड में अगर आप आएंगे, जब हम 80 साल तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा जो टोटल पेंशन जो आपको मिली है दोस्तों, वो आपको कितनी मिली है, अप्रोक्सीमेटली 1.12 करोड़ की। लेकिन दोस्तों एक कॉर्पस भी तो आपके पास बचा हुआ है ना, ये कॉर्पस भी तो आपके बच्चों को रिटर्न होने वाला है, तो इसको भी दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.511 करोड़ दोस्तों आपके पास बचेंगे, मतलब कि 2,51,00,000 दोस्तों आपके पास टोटल बचेगा। अब दोस्तों ये जो फिगर दिख रहा है, आप तुरंत बोलेंगे भाई यहाँ तो 4.17 मिल रहा है, यहाँ तो 2.51 मिल रहा है, तो यूपीएस तो बहुत अच्छा है। भाई ऐसे एनालिसिस पे मत जाइए, एनालिसिस इस तरह से नहीं होगा, एनालिसिस और डिटेल में दोस्तों हम जाकर यहां पर करेंगे। अब दोस्तों आइए, हमने एक और टेबल यहां पर बनाया हुआ है। ओके, हमने टेबल क्या बनाया दोस्तों, हमने यहां पर इस टेबल में ये चीज ली हुई कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, मतलब कि आपका जो यूपीएस और एनपीएस जो रिटर्न आने वाला है वो कब दोस्तों इक्वेट हो जाएगा, और किस पॉइंट पे यूपीएस और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, कि जिसके पास एनपीएस कभी भी यूपीएस से टक्कर नहीं ले पाएगा, एनपीएस का रिटर्न कभी भी उतना ज्यादा नहीं होगा जो आपको यूपीएस से आएगा। तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, और दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट हम किस पैरामीटर में निकालेंगे, हम निकालेंगे आपकी उम्र में। मतलब कि समझ लीजिए आपने एनपीएस का पैसा निकाल लिया एक सिनारियो, आपने एनपीएस का पैसा नहीं निकाला, आपने यूपीएस ले लिया एक सिनारियो। अब ये दोनों सिनारियो कहां पर सेम हो जाएंगे, और अच्छे से बताऊं तो आप अगर एक अमित नाम के व्यक्ति हो जिसने यूपीएस ले लिया, मैं एक हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति हूं मैंने एनपीएस ले लिया, और हमने अपना पैसा सही तरह से इन्वेस्ट किया, मतलब कि जब मैंने यूपीएस लिया था, अमित ने जो यूपीएस लिया था उसने सरकार को पैसा दे दिया और सरकार से रिटर्न ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूपीएस पेंशन, डीए के साथ में, डीआर के साथ में। और हर्षवर्धन जो है उसने अपना पैसा खुद इन्वेस्ट किया और आया। तो भाई ऐसा कौन सी उम्र का पॉइंट आएगा जिस उम्र पे आके हर्षवर्धन का पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, या उसको अमित सिंह से कम रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, है ना। अब वो बराबरी पे कभी नहीं आ सकता। अब अमित सिंह जब जब उस एज के बाद जिंदा रहेगा तो उसको ज्यादा ही पैसा आएगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो दोस्तों उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब हम 4% के रेट से दोस्तों पैसा बढ़ा रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने यहां पर किया, अगर आप इस कैलकुलेशन में नीचे 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 आएंगे, और दोस्तों वो स्लोली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो देखिए ये जो यहां पर 73.5 इयर्स का जो ब्रैकेट है, मतलब कि दोनों व्यक्ति जिसने यूपीएस लिया है और जिसने एनपीएस लिया है, ये दोनों व्यक्ति जब 73.5 इयर्स के हो जाएंगे तो वहां से दोस्तों डाइवर्जेंस शुरू हो जाएगा। अब यूपीएस में उसका जो रिटर्न आ रहा है दोस्तों वो एनपीएस के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है, यहां तक जो डिफरेंस था वो यहां से माइनस हो जा रहा है।
ये जो कॉलम आपको ग्रीन में दिख रहा है दोस्तों, मैंने क्या किया है कि यूपीएस में जो आपको पैसा आ रहा है और एनपीएस में जो पैसा आ रहा है, तो एनपीएस में यहां तक पैसा ज्यादा आ रहा था, ये इसमें से दोस्तों मैंने यूपीएस का पैसा माइनस कर दिया, तो यहां तक दोस्तों आपको फिगर पॉजिटिव में दिख रहा है, मतलब कि एनपीएस वाला यहां तक फायदे में है। और यहां पर अगर आप देखेंगे 73.5 से क्या हो रहा है, एनपीएस वाला नुकसान में चला जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो फिगर है निगेटिव में जा रहा है। अगर ये दोनों व्यक्ति 73.5 ईयर तक जिंदा रह जाते हैं तो यूपीएस वालों का जो कंट्रीब्यूशन टोटल जो उनको मिलने वाला वो मिलने वाला 2.156 करोड़ का, और एनपीएस वाले को जो मिलने वाला है 2.148 का। अगर आप एंड तक आएंगे तो आपको यहाँ पर डायवर्जन और भी दिखेगा। जो यूपीएस वाले को जो टोटल 80 साल तक ये व्यक्ति जिंदा रह जाता है 4% के एनपीएस के रेट से, तो दोस्तों इसके पास 4.16 करोड़ होंगे और इसके बाद 2.511 करोड़ होंगे। तो ये जो पॉइंट होगा दोस्तों, जहां पर ये फिगर माइनस में जा रहा है, इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और 4% के रेट से दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट कितना बन रहा है, 73.5 ईयर्स का, है ना। तो दोस्तों यहीं पर मैंने इस फिगर को यहां पर नॉमिनेट कर दिया है कि अगर हम अजम्पशन लेते हैं कि एनपीएस का फंड 12% से सालाना बढ़ते आ रहा है, उसके ऊपर 3.5% का यूपीएस में पेंशन के ऊपर में डीआर मिल रहा है, तो दोस्तों अगर एनपीएस का पैसा कोई व्यक्ति 4% से इन्वेस्ट करता तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट 73.5 ईयर्स होता। मतलब कि दोस्तों किसी व्यक्ति ने अगर यूपीएस लिया हुआ है, समझ लीजिए उसका नाम अमित है, किसी व्यक्ति ने एनपीएस लिया उसका नाम हर्षवर्धन है, और अमित खुदा ना खास्ता 73.5 के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों उनका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, वो हर्षवर्धन के साथ में ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे, उनको कम से कम 73.5 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर एनपीएस आपको 4% का रिटर्न दे रहा है, 4% रेट से पेंशन दे रहा है, तो यूपीएस वाले को उसके बराबरी में आने के लिए कम से कम 73.5 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। यही दोस्तों जब हम 5% का फिगर लेते हैं कि एनपीएस के पैसे पे 5% का उसको रिटर्न आ रहा है, जिस व्यक्ति ने एनपीएस लिया हुआ यूपीएस नहीं लिया हुआ, तो दोस्तों वहां पर यूपीएस वाले का जो ब्रेक इवन आ रहा है वो आ रहा है 74.5 ईयर्स। मतलब कि अगर मार्केट में 5% का इंटरेस्ट रेट एनपीएस पे और मिल रहा था, तो यूपीएस वाले को ब्रेक इवन होने के लिए, फायदे में आने के लिए कम से कम 74.5 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट 6% हो जाता है एनपीएस का, तो ब्रेक इवन पॉइंट 75.58 रहना पड़ेगा। मतलब कि यूपीएस वाले को कम से कम 75.58 ईयर्स तक दोस्तों यहां पर जिंदा रहना पड़ेगा, तभी वो एनपीएस वाले को बीट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। वही अगर दोस्तों 9% का सिनेरियो लेंगे तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 79 ईयर्स का। और दोस्तों आप यहां पर और इस शीट में कुछ करना नहीं है, आपको बस यहां पर चेंज करना है। चलिए मोटे मोटे तौर पर मैं आपको 9% करके दिखा देता हूं। अगर 9% हम कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ये माइनस वाला फिगर देखना है ग्रीन में कि ये माइनस वाला फिगर कहां पर आता है। तो दोस्तों ये जो माइनस वाला फिगर यहां पर आएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 79 ईयर्स के ऊपर, है ना दोस्तों। तो ये जो 79 का फिगर है दोस्तों वही मैंने यहां पर लिख दिया था और मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से इस शीट में आप चेंजेस करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 9% का रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल माना जाएगा, मैं बहुत थोड़ा इसको इम्प्रैक्टिकली समझूंगा। बट 2031 में अगर कोई बंदा अपना पैसा एफडी में भी रखता है तो 6% का रिटर्न तो दोस्तों उसको आएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। इसलिए दोस्तों मैं इस फिगर को लेकर चलूंगा, क्योंकि 6% एक बहुत प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों मोटा मोटा तौर पर देखा जाए, एक व्यक्ति ने यूपीएस लिया, एक व्यक्ति ने एनपीएस लिया, तो यूपीएस वाले को कब तक जिंदा रहना पड़ेगा कि वो एनपीएस वाले से ज्यादा फायदा कमा ले, तो दोस्तों वो डेट होगा अप्रोक्सीमेटली 75.58 ईयर्स का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 26 साल की सर्विस करता है, रिटायर होता है, तो उसको अगर यूपीएस लेना है तो उसको कम से कम 75.58 ईयर्स तक जिंदा रहना है, तब दोस्तों वो यहां पर फायदे में हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने उन लोगों की बात की जो सिर्फ 26 साल तक सर्विस कर रहे हैं, बिल्कुल 25 साल का जो 50% का जो फिगर सरकार ने दिया था उसके पास में। लेकिन दोस्तों यहां पर समझ लीजिए किसी व्यक्ति की 30 साल से ऊपर की सर्विस है। कुछ कुछ लोग व्यक्ति तो दोस्तों 22-30 साल की उम्र में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर जाते हैं, और वो लोग जब रिटायर होंगे तो उनकी तकरीबन 36 से 38 साल की दोस्तों जो है सर्विस होगी। लेकिन वहां पर उस सर्विस पीरियड में एनपीएस में जो पैसा सरकार डालने वाली थी वो पैसा तो कंट्रीब्यूट होते रहेगा, तो वो फंड दोस्तों 1,40,000 जो इन महाशय का बना हुआ है एनपीएस का फंड, उससे तो कहीं ज्यादा एटलीस्ट कम से कम डबल का दोस्तों फंड तो बनेगा ही बनेगा, है ना। लेकिन उनको जो यूपीएस में पेंशन होगी वो कैप हो जाएगी 50% की 25 साल की एज में। मतलब कि इसी पॉइंट को अलग तरह समझाता आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक व्यक्ति ने 26 साल की सर्विस की, एक व्यक्ति ने 28 साल की या 38 साल की सर्विस की, तो दोस्तों 38 साल के सर्विस वाले के लिए भी 50% का ही ऑफर आएगा और 26 साल के व्यक्ति के लिए भी 50% का ऑफर आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा, इन दोनों की बेसिक में फर्क होगा। जो बंदा 38 साल तक काम करेगा दोस्तों उसका बेसिक बहुत ज्यादा होगा, तो उसका 50% भी ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन कभी करके देखेंगे, मैं यहां पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना,
जो यहां पर इस 26 साल के सर्विस के व्यक्ति के लिए 75.58 हुआ है, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं आप यहां पर 2 साल बढ़ा ले सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति 38 साल तक सर्विस कर रहा है और उसने यूपीएस ले लिया अगेंस्ट एनपीएस, और अगर वो एनपीएस लेता और 6% के रेट से पैसा अगर इन्वेस्ट कर सकता, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों तकरीबन 77 से 78 इयर्स का आएगा। और ये दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ईपीएस का कैलकुलेशन कर चुका हूं, एनपीएस का कैलकुलेशन कर चुका हूं, ओपीएस का कैलकुलेशन कर चुका हूं। हर तरह के कैलकुलेशन मुझे समझ में आया कि जब सर्विस पीरियड बहुत लंबा हो जाता है तो हर 5 साल के एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दोस्तों तकरीबन 8 महीने से 9 महीने का दोस्तों यहां पर ब्रेक इवन बढ़ जाता है। और क्योंकि हम यहां पर 12 साल का, मतलब कि 26 साल और 38 साल का जो डिफरेंस है, 12 साल का डिफरेंस कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल का दोस्तों यहां पर एडिशन होगा ही होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति 38 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस ले रहा है तो उसके लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 77 टू 78 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर 12% का एनपीएस ग्रो होता है हर साल का, जो बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको डेटा दिखा दिया था, सारे फंड मैनेजर्स की वैल्यूज दिखा दिए थे, हो सकता है। और अगर आपको डीआर 3.5% की रेट से मिल रहा है तो आपको कम से कम 75.58 ईयर्स तक जिंदा रहना है दोस्तों, तब आप फायदे में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि समझ में मर गया तो क्या होगा। मर गया तो दोस्तों आपकी जो स्पाउस होंगे, मतलब अगर आप लेडी है तो आपके हस्बैंड को, या अगर आप जेंट्स है तो आपकी वाइफ को 0.6 टाइम्स आपकी जो पेंशन है दोस्तों मिलेगी। 60% आपकी जो पेंशन चल रही है उस टाइम तक वो मिलेगी। उनके ऊपर भी दोस्तों डीआर लगता रहेगा, डीआरनेस अलाउंस लगता रहेगा। तो चलिए वो केस हम यहां पर सोच लेते हैं, वो भी सिनेरियो दोस्तों मैंने आपके लिए बनाकर रखा है। तो दोस्तों यहां जो मैंने अभी वेरिएबल लिया है, यहां पर हमने क्या किया, 12% से एनपीएस को सालाना बढ़ाते आ रहे, वो फंड बनेगा उससे। डीआर को बढ़ाते आ रहे 3.5% से, और हमने बोला कि बेनिफिशियरी 70 साल की उम्र में मर गया। ओके, और स्पाउस जो है उसकी 5 साल उनसे यंगर है। ओके, मतलब कि अगर 70 साल के एज में हस्बैंड मर गए तो उनकी वाइफ 65 ईयर्स की होंगी। अब दोस्तों यहां पर चेंजेस किस तरह से आएंगे वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों टेबल ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही रहेगा कि भाई आप रिटायर हुए, आपको यूपीएस की पेंशन मिल रही थी, इतनी पेंशन मिल रही थी, फिर हम इसका एडिशन करते जा रहे थे, और आप जाकर 70 साल की एज में दोस्तों आपकी यहां पर डेथ हो गई। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहां जो मैंने किया था, अगर आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर मैंने आपकी पेंशन लिखी है और यहां पर स्पाउस की पेंशन लिखी है। जब आप जिंदा है तो आपको पेंशन आ रही है, स्पाउस को पेंशन 0 आ रही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी पेंशन 0 हो जाएगी, स्पाउस की 60% की रेट से शुरू हो जाएगी। मतलब कि यहां अगर आपकी ये पेंशन थी तो स्पाउस को उसकी 60% यहां पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वो हमने यहां पर निकाल ली, और दोस्तों उनकी भी पेंशन जो है हर 6 महीने में बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों इसका जब मैं 60% निकाल रहा हूं इस फिगर का, तो आ रहा 98,000 का। अब हर 6 महीने में दोस्तों बढ़ते जाएगी, तो अगले 6 महीने बाद इनकी पेंशन हो जाएगी 1,14,51 रुपए, 1,14,51 रुपए। फिर हर 6 महीने में इनकी बढ़ती जाएगी, तो यहां पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आपका ये क्यूमुलेटिव फिगर था। उसमें अगर ये फिगर मैं ऐड कर दूं इनका क्यूमुलेटिव फिगर, तो ये फिगर बनेगा। तो वो हिसाब से दोस्तों हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं और क्यूमुलेटिव फिगर बना रहे हैं। वहीं पर दोस्तों जो व्यक्ति एनपीएस ले रहा था, अगर उसकी 70 पर डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन 60% नहीं होती दोस्तों, उसके वाइफ को पेंशन इक्वल मिलते रहती है, एक भी पैसा वहां पर कम नहीं होता, एक भी पैसा दोस्तों वहां पर कम नहीं होता, और वहां पर पेंशन उसको बराबर उतनी मिलती रहेगी जो बेनिफिशियरी को मिल रही है। इसलिए यहां पर एनपीएस के केस में अगर आप देखें, जो पर्पल कॉलम्स देखो मैंने यहां पर दिखा है, वहां स्पाउस की पेंशन में और बेनिफिशियरी के पेंशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। तो दोस्तों अब ये हिसाब से जब हम ब्रेक इवन निकालेंगे कि भाई आप 70 साल तक मर गए तो आपकी पेंशन की वैल्यू कम होगी, तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला वो कम हो गया, तो वो कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर हम डाल के चलते पहले 4% का रेट, यहां मैंने 9% का डाला था, लेट अस पुट 4% रेट। ठीक है दोस्तों, तो अगर एनपीएस का पैसा 4% के रेट से इन्वेस्ट किया जाता और दोनों ही व्यक्ति का जो एंड है दोस्तों, दोनों ही व्यक्ति की जो एक्सपायरी डेट होगी या जो उनकी मृत्यु की तिथि होगी वो 70 साल की एज में हो जाएगी, ऐसा हम पकड़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये फिगर कब माइनस में हो रहा है, जो ब्रेक इवन निकालने का हमारा तरीका है वो देखिए वो कब हो रहा है। वो अगर जो मेन बेनिफिशियरी होता वो अगर 76.33 ईयर्स का हो जाता, तो दोस्तों उस टाइम पर जाकर यहां पर ये फिगर जो है ब्रेक इवन हो जाता। मतलब कि आपकी डेथ हो गई 70 पे, वहां से 6.33 ईयर्स बाद दोस्तों आपका एक्चुअली ब्रेक इवन होता। अब इसको दोस्तों डालेंगे हमारे टेबल में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा यहां पर मैजिक होता है। अब देखिए, जब हमने 4% रेट से ग्रो किया था और अगर बेनिफिशियरी जिंदा रह जाता, 80 साल तक जिंदा रह जाता है या 100 साल तक जिंदा रह जाता है, तो उसका ब्रेक इवन आ रहा था 73.5 ईयर्स तक। मतलब कि यूपीएस बेनिफिशियरी अगर 73.5 ईयर्स तक जिंदा रह जाता है तो नेट फायदे में आ जाएगा, एनपीएस वाले को बीट कर देगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर वो यूपीएस बेनिफिशियरी जो है, वो यूपीएस बेनिफिशियरी की अगर डेथ हो जाती 70 साल में,
तो दोस्तों और 6 साल लगते वहां से ब्रेक इवन आने के लिए। ओके, मतलब कि 6.33 इयर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और तब जब आप 70 के थे, आपकी वाइफ की एज कितनी थी? 65 थी, 5 साल आपसे यंगर है वो। तो जब मैडम जो होंगी वो 71.33 इयर्स की हो जाएंगी, तब दोस्तों ब्रेक इवन आ जाएगा। तो दोस्तों ये 6.33 इयर्स का जो है एडिशनल टाइम आपकी डेथ के बाद लगेगा। लेकिन अगर एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट से, मतलब कि अगर आप जिंदा रहते और अगर आप जिंदा नहीं रहते, 70 साल में आपकी डेथ हो जाती है, तो ये ब्रेक इवन कितना शिफ्ट हो रहा है ना? अगर आप जिंदा रहते तो 73.5 इयर्स का ब्रेक इवन होता, अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो 76.33 इयर्स का ब्रेक इवन होगा। तो दोस्तों जो शिफ्टिंग होगी ये होगी 2.83 इयर्स की। तो दोस्तों इसी तरह से अगर मैं 5% का इंटरेस्ट लेके चलता हूं एनपीएस का, तो ये जो शिफ्टिंग होगी 3.75 इयर्स की। अगर 6% का लेके चलता हूं तो 4.59 इयर्स की दोस्तों यहां पर शिफ्टिंग होगी। मतलब कि अगर कोई बेनिफिशियरी यूपीएस में जाता है, एनपीएस नहीं लेता है, और एनपीएस के उसी के साथ का कोई दोस्त होगा, उसको अगर 6% का इंटरेस्ट एनपीएस में मिल रहा है, जो बिल्कुल वाजिब रेट में बोलूंगा दोस्तों, बिल्कुल लॉक किया जा सकता है इस रेट को। तो दोस्तों अगर बेनिफिशियरी खुद जिंदा रहता तो उसको 75.58 ईयर्स तक दोस्तों उसको जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती 70 पे, तो उनके स्पाउस को जो 5 साल उनसे जूनियर है, उनको 75.17 ईयर्स तक दोस्तों जिंदा रहना पड़ेगा। और जो ब्रेक इवन का शिफ्टिंग होगा वो होगा 4.59 ईयर्स का। मतलब कि पहले 75.58 पे रिकवरी हो रही थी, अब बेनिफिशियरी की एज के हिसाब से 80.17 पे रिकवरी हो रही है, तो 4.59 ईयर्स की दोस्तों यहां पर शिफ्टिंग होगी। वही अगर 9% का रेट लेंगे तो यहां पर तकरीबन 6.58 ईयर्स की शिफ्टिंग होगी। दोस्तों बहुत बढ़िया फिगर जो कंसीडर करने वाला है वही है, कैलकुलेशन तो मैंने बहुत सारी की है, वेरिएबल्स आपके लिए बहुत सारे बनाए, बट ये फिगर कैलकुलेट करने लायक है कि अगर आप जिंदा रहते हैं और 6% का इंटरेस्ट एनपीएस में बाहर मिल रहा है, तो आपको कम से कम 75.58 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ आपसे 5 साल छोटी है, तो उनको आपकी डेथ जो 70 साल की एज पे हो गई है, उसके बाद दोस्तों उनको और कम से कम दोस्तों यहां पर उनको आपकी डेथ के बाद में 10 साल तो दोस्तों उनको जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब आपके स्पाउस को आपकी डेथ के बाद कम से कम 10 साल जिंदा रहना पड़ेगा, तब दोस्तों वो टोटल वैल्यू जो होगी ब्रेक इवन में आएगी। अगर उनकी डेथ भी 75 की एज के पहले हो जाती है, अज्यूमिंग कि वो आपसे 5 साल ही छोटी है, तो दोस्तों आप ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो पैसा एनपीएस वाले को ज्यादा फायदा हो जाएगा वहां पर। तो दोस्तों यहां जो 2 कॉलम दिए, मैं उसको छोटे तौर पर समझा देता हूं। ये वो कॉलम है दोस्तों कि भाई आपके डेथ के बाद आपकी स्पाउस को कितने साल और जिंदा रहने की जरूरत है, तब आप ब्रेक इवन में आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं जब बार बार बोल रहा हूं कि जिंदा रहने की जरूरत है, जिंदा रहने की जरूरत है, तो लोग बोलेंगे भाई कि हमारे मरने की दुआ कर रहे हो। नहीं भाई, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप जिंदा रह जाते तो वहां से जो शिफ्टिंग हो रही दोस्तों हो रही है 2.83 ईयर्स की। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको यहां पर सही तरह से समझ में आ चुका होगा कि डेथ सिनेरियो का ब्रेक इवन किस तरह से होगा। मोटा मोटा तौर पर अगर आप दोस्तों आपकी 70 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, तो आपके स्पाउस को कम से कम 10 साल आपके बाद जिंदा रहना पड़ेगा। और ब्रेक इवन का शिफ्टिंग जो होगा दोस्तों 4.59 ईयर्स का शिफ्टिंग होगा। मतलब एनपीएस वाला जो आपसे आगे निकल जाएगा वो आपके डेथ के 4.59 ईयर्स के बाद ही दोस्तों आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अभी तक का जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो ओवरडोज नहीं हो, बहुत आसान तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया। ये बिल्कुल आप भी अपने घर में बैठ के कर सकते हो। ये शीट का सैंपल दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हो सकता है कि शीट डालने के लिए 1 से 2 दिन का मुझे डिले हो, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा और सेट करके आपको देना पड़ेगा ताकि आप और आसानी से कर सके। इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी मैं मैनुअल कर रहा हूं, मैं उसको ऑटोमेट करके देने की आपको कोशिश करूंगा। अब दोस्तों चलिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि भाई कुछ वेरिएबल्स को बदल के देखते हैं। अभी हमने सोचा था कि एनपीएस में आपको सालाना रिटर्न 12% का आ रहा है, तो क्या सिनेरियो होगा जिंदा रहते वक्त का भी, आपकी 70 साल में जो मृत्यु हो जाएगी उसका भी दोस्तों हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब दोस्तों वही अगर हम ये पकड़ के चलते कि एनपीएस पे 12 जगह की जगह आपको 14% का पूरे सर्विस पीरियड में आपको रिटर्न आया, जो बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको डेटा दिखाया था, कुछ केस में दोस्तों 15% के ऊपर का भी रिटर्न आ रहा है। हम 14% का लेके चलेंगे तो दोस्तों पता है डिफरेंस क्या आएगा। जो एनपीएस का जो कॉर्पस बन रहा था वो 1,40,00,000 ना बनते हुए अब यहां पर जो एंड का कॉर्पस बनेगा दोस्तों वो यहां पर बनेगा 1,53,00,000 का। दोस्तों इस कॉलम को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस कैलकुलेशन जो मैंने कभी किए होंगे उसमें से लिया है। तो दोस्तों यहां अगर आप देखेंगे कि ये बंदा जब रिटायर हो जाएगा तो यहां पर इनको जो यहां पर फिगर मिलने वाला है दोस्तों वो एनपीएस का मिलेगा 1,53,000 का। और उसी फिगर को दोस्तों मैंने यहां पर हमारे टेबल में ले लिया यहां पर। और दोस्तों यहां पर जब मैं सिमिलर टाइप ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यूपीएस का टेबल बनाया, फिर हमने एनपीएस का टेबल बनाया, फिर हमने ग्रीन कॉलम लिया है। ग्रीन कॉलम जहां पर भी माइनस हो जाएगा वहां पर ब्रेक इवन हो जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि आपको 14% का रिटर्न मिला है तो आपका यहां पर कॉर्पस एनपीएस का बढ़ गया।
अगर ये सिनारियो दोस्तों आपके पास आता है, यूपीएस की पेंशन तो सेम रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो दोस्तों यहां जो टेबल बनेगा वो ब्रेक इवन का टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो दोस्तों हमने यहां पर 12% का लिया था, यहां पर जो ब्रेक इवन पॉइंट आपका बन रहा था वो बन रहा था दोस्तों 73 इयर्स का 4% के इंटरेस्ट रेट से, लेकिन क्योंकि अब आपको यहां पर रिटर्न ज्यादा मिला है, वो 73.5 से शिफ्ट होकर 74.58 पे आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो 5% का इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो था, या जो 6% का इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो था, वहां पर 12% का जब एनपीएस पे थ्रू आउट द सर्विस आपको रिटर्न मिला है, तो वहां पर ब्रेक इवन आ रहा था आपके जिंदा रहते हुए 75.58 इयर्स का। वही दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे, जब आपको 14% के रेट से एनपीएस में इंटरेस्ट आया, तो आपका ब्रेक इवन शिफ्ट हो जा रहा है दोस्तों 76.92 इयर्स का। तो दोस्तों क्योंकि आपको एनपीएस पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो आपको ज्यादा साल जिंदा रहना पड़ेगा अगर आप यूपीएस ले लेते हो एनपीएस वाले से टक्कर लेने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये एक मोटा मोटा तौर पर फिगर मैंने आपको किया, बाकी कैलकुलेशन दोस्तों सेम रह रहा है, इसलिए मैं यहां पर बाकी चीज को डिस्कस नहीं करूंगा। डेथ सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 70 साल की उम्र में मर जाते हैं तो किस तरह से शिफ्टिंग होगा। तो दोस्तों किस तरह से शिफ्टिंग होगा, यहां पर जो शिफ्ट आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट में, अगर आप देखेंगे कि भाई आपको पहले ब्रेक इवन आ रहा था 74.58 में, अगर आप जिंदा रह जाते तो, अगर आप मर जाते तो आपकी उम्र की 78.17 में ब्रेक इवन आता, और आपके वाइफ को दोस्तों कम से कम यहां पर 8.5 ईयर आपकी मृत्यु के बाद जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाके वो ब्रेक इवन कर पाएंगे। तो यहां पर 3.59 इयर्स का शिफ्टिंग आ रहा है, और आपके वाइफ को आपके मृत्यु के बाद कम से कम 8.17 इयर्स यहां पर जिंदा रहना पड़ेगा। वही दोस्तों जब हम 12% के रेट से हमने कैलकुलेशन किया था, हमने क्या देखा था कि अगर 4% का यहां पर कैलकुलेशन हम देखेंगे, तो आपकी वाइफ को आपके मृत्यु के बाद 6.33 इयर्स जिंदा रहना था, और ब्रेक इवन शिफ्ट हो रहा था 2.83 का, जो अब बन गया है दोस्तों 8.17। आपकी वाइफ को 8.17, मतलब कि 2 साल उनको भी ज्यादा जिंदा रहना पड़ेगा, और ब्रेक इवन भी दोस्तों यहां पर तकरीबन 6 महीने से शिफ्ट हो चुका है। वही दोस्तों अगर 6 इयर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पर आपके मतलब 6% के रेट से, जो बहुत वाजिब रेट है, बिल्कुल मार्केट का पकड़ के चलिए दोस्तों कि ये रेट वाजिब रेट माना जाएगा, क्योंकि आज भी 6.5 से 7% मिल रहा है, थोड़ा सा कम होगा तो भी 6% तो कम से कम मिलेगा। तो आपकी डेथ के बाद अगर 14% आपको एनपीएस पर रिटर्न मिलते आ रहा है, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने एनपीएस ऑप्ट किया और आपने अगर यूपीएस ऑप्ट किया, तो आपकी डेथ 70 साल में जब हो जा रही है, तो आपकी वाइफ को कम से कम 12 साल आपकी डेथ के बाद जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाके दोस्तों आपका ब्रेक इवन आएगा। और अगर आपके एज से बोलेंगे तो शिफ्टिंग दोस्तों 5.16 ईयर का यहां पर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि जैसे एनपीएस का रिटर्न बढ़ जाता है, कॉर्पस बढ़ जाता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स ज्यादा साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आपका रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे तो ब्रेक इवन और आगे आगे बढ़ते जा रहा है। ये जो ट्रेंड है दोस्तों, इसको बस समझ लीजिए, तो आप अपना कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं, मोटा मोटा तौर पर एक अप्रोक्सीमेशन आप मार सकते हैं। अब दोस्तों मैं सिर्फ यहां पर नहीं रुका हूं, मैं एक और सिनारियो आपको दे रहा हूं कि भाई आप बोलेंगे 70 साल तक, कितने लोग 70 साल तक जिंदा रहते होंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो 65 में मर जाते होंगे। तो दोस्तों वो कैलकुलेशन भी मैंने आपके लिए कर लिया। अब ये कैलकुलेशन दोस्तों जब मैंने आपके लिए किया है, तो यहां पर मैंने 14% वाले सिस्टम को लेकर चल रहा हूं। आप 12% कर लीजिए, फिगर से थोड़े बहुत चेंज करने, शीट तो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें चेंज कर लीजिए। आपको जिस तरह से खेलना है शीट के साथ आप खेल लीजिए, अपने मन की तसल्ली कर लीजिए, आपको फिगर्स पूरे आपके सामने आ जाएंगे। बस मैं आपको एक बता दूं, ये जो फिगर दोस्तों मैं यहां पर डालता हूं, जो फाइनल फिगर होता है, ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट कर करके, जैसे जहां पर भी माइनस पॉइंट आएगा, वो माइनस पॉइंट का एज दोस्तों आपको यहां पर डालना है। स्पाउस की एज भी दोस्तों मैंने यहां पर लिख दी है। आप देखेंगे स्पाउस की एज भी मैंने इस व्हाइट कॉलम में लिख दी है, इस कॉलम में दोस्तों आपकी एज में लिख दी। आपको बस एज फिगर वहां पर डालते जाना है, तो आपको दोस्तों फिगर मिलते जाएगा। तो दोस्तों अब हम ये सिनेरियो क्या ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कि हमारा एनपीएस का फंड 14% से बढ़ रहा है, हमारा डीआर 3.5% हर 6 महीने बढ़ रहा है, बेनिफिशियरी की दोस्त डेथ जो है 70 साल की जगह 65 साल में हो गई है, और स्पाउस जो है आपसे 5 साल छोटी है। अब दोस्तों यहां पर जब मैं 4% का फिगर डालूंगा, तो आप देखेंगे अब ये सिनेरियो में जब आप 65 साल में दोस्तों आपकी डेथ हो जाती है, आप थोड़ा जल्दी यहां पर मर गए, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा आपके साथ ना हो, आप 80-100 साल तक जिए कम से कम। लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाता है कि आपकी डेथ 65 साल में हो जाती है, तो यहां से दोस्तों आपकी पेंशन जीरो हो जाएगी, स्पाउस को 60% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर सिमिलर कैलकुलेशन हम करेंगे दोस्तों। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर आ रहा है, जहां पर ये फिगर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा दोस्तों, जहां पर फिगर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिगर दोस्तों आएगा 80.25 ईयर्स के रेट पर। मतलब अगर आप जिंदा होते तो आपकी एज जब 80.25 हो जाती तो वहां पर होंगी, लेकिन अगर आप जिंदा नहीं है, तो मैडम को कम से कम 75 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। मतलब कि आपके मरने के बाद कम से कम 10-10.25 साल उनको जिंदा रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और यही डेटा दोस्तों मैंने यहां पर आपको दर्शा दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डेथ के बाद अगर 4% के रेट से इन्वेस्टेड मनी है, तो मैडम को कम से कम 10.25 साल जिंदा रहना पड़ेगा, 10.25 ईयर्स उनको जिंदा रहना पड़ेगा, तब दोस्तों जाकर यहां पर ब्रेक इवन आएगा।
है ना। और जो ब्रेक इवन ओवरऑल आपके एज से शिफ्ट होगा, पहले अगर आप जिंदा रहते तो 74.58 पे आप ब्रेक इवन हो जाते, अगर आप मर जाएंगे तो आपकी एज के 80.25 पे दोस्तों यहां पर ब्रेक इवन आ रहा है, और ये बनेगा 5.67 का यहां पर शिफ्टिंग होगा दोस्तों। और 6% का जो सिनारियो में ले रहा हूं, अगर आपकी डेथ 65 ईयर्स में हो जाती है और आपको एनपीएस पे पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों, तो मैडम को आपके डेथ के बाद कम से कम 13.83 ईयर्स तक दोस्तों जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाके दोस्तों ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहां पर आएगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं भाई ये दो फिगर में कैसा डिफरेंस आता है, दोस्तों बहुत लॉजिकल, आप शीट देखें आप समझ जाएगा, ये फिगर अलग अलग ही होगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। अगर आप जिंदा रह जाते और आप मर जाते तो जो एज होता उससे फिगर निकाला गया, जिसका मैडम के एज से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन अगर आपकी एज 65 में हो जाती है तो मैडम को 6% के रेट से कम 78.83 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाके आप यहां पर ब्रेक इवन पे आएंगे। तो दोस्तों समझाने की बात यह है, जो बेसिक दो चीज आपको समझ में रखनी है, अगर आपको एनपीएस पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट होगा, आपको ज्यादा दिन तक जिंदा रहना पड़ेगा यूपीएस में, तब कहां जाके आप ब्रेक इवन करेंगे अगर आप जिंदा रह जाते तो। अगर दोस्तों आपकी डेथ लेट होती है तो आप ब्रेक इवन जल्दी ले सकते हो। अगर आप 70 साल में मर जाते हो तो दोस्तों आपकी वाइफ थोड़ा आपके बाद 5-6 साल भी जिंदा रह जाएंगे तो ब्रेक इवन कर पाएंगे। लेकिन वही अगर दोस्तों आप 65 साल में मर जाते हो, अगर आपकी डेथ कहीं पर 65 साल में हो जाती है तो दोस्तों आपके वाइफ को ज्यादा साल तक जिंदा रहना पड़ेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तक उनको जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाके आपका टोटल वैल्यू का दोस्तों ब्रेक इवन यहां पर आएगा। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन हमने किया आपको समझ में आ गया होगा, ये एनपीएस के रिटर्न्स के साथ जो आपको सर्विस में मिल रहा है उसके साथ लिंक्ड है, जो बाद में जब वो पैसा इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर लिंक्ड है, आपके एज के साथ लिंक्ड है, आपकी डेथ के एज के साथ लिंक्ड है। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स है दोस्तों, और मैंने आज आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा है दोस्तों, इस पे मोटा मोटा तौर पे हर सिनेरियो को कैलकुलेट किया। अगर समरी के तौर पर हमने जो 3 सिनेरियो कैलकुलेट किए दोस्तों, उसको अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं, छोटा करना शायद सही नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा ही करके दिखाता हूं। जो हमने पहला सिनेरियो लिया था दोस्तों कि 12% के सीएजीआर से हमारा पैसा एनपीएस पे बढ़ते रहा, फिर 3.5% से हमको डीआर मिला और 70 साल में बेनिफिशियरी की डेथ हो गई। तो दोस्तों यहां जो ब्रेक इवन आ रहा था वो आ रहा था 73.5 ईयर्स का, अगर आप जिंदा रह जाते हो तो। अगर आप जिंदा नहीं रहते हो तो मैडम को आपके डेथ के बाद कम से कम 6.33 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा 4% से। तो दोस्तों हम 6% की बात करेंगे। 6% के रेट से दोस्तों अगर इस सिनारियो में 12% एनपीएस का रिटर्न और 70 साल की डेथ हम लेते हैं और 6% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो आ रहे हैं एनपीएस के ऊपर में, उसके हिसाब से अगर आप जिंदा रह जाते तो आपको 75.58 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ता। और अगर आपकी डेथ 70 साल तक हो जा रही है, 70 साल पे हो जा रही है, तो मैडम को आपके डेथ के बाद कम से कम 10 साल जिंदा रहना पड़ेगा, तब कहां जाकर ब्रेक इवन होगा। अगर दोस्तों हमने दूसरा सिनेरियो जो लिया था 14% के ग्रोथ का, वहां पर अगर 70 साल की डेथ का वेरिएबल लेंगे, 6% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न का हम बात करेंगे, तो दोस्तों अगर आप जिंदा रह जाएंगे तो 76.92 का यहां पर फिगर आ जाएगा, जो आप देख रहे होंगे यहां से थोड़ा बढ़ गया है। अगर आपकी डेथ 70 साल में हो जाती है तो मैडम को कम से कम 12 साल आपके डेथ के बाद जिंदा रहना पड़ेगा, उनके एज के 77 ईयर्स तक। अब ये 12 साल का बढ़िया रहेगा, मतलब उनकी एज कुछ भी हो उनको कम से कम 12 साल तक तो जिंदा रहना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर 5 ईयर्स का ये लिया था एज डिफरेंस, लेकिन अगर नहीं भी है तो ये फिगर आप याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर फायदेमंद होगा, याद रखना 12 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर हम 14% का एनपीएस का रिटर्न देते हैं थ्रू आउट द लाइफ, एंड में जब इन्वेस्ट करेंगे 6% का रिटर्न लेंगे, और आपकी डेथ दोस्तों 65 ईयर्स में हो जा रही है, तो अगर आप जिंदा रहेंगे तो ये 76.92 ये फिगर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो फिगर बदलेगा नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी डेथ 65 में हो जाती है तो मैडम को कम से कम 13.83 ईयर्स आपके बाद जिंदा रहना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको यहां पर देखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक फीमेल इंप्लॉई हो तो जनरली आपके हस्बैंड की एज आपसे ज्यादा रहेगी, बहुत रेयर केस होगा कि जहां हस्बैंड की एज कम है। तो दोस्तों आपके डेथ के बाद उनको कम से कम 13 साल यहां पर जिंदा रहना पड़ेगा। ये सिनारियो बहुत अनलाइकली हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे 5 से 6 साल होंगे। अगर आप 65 में मर गए तो तब तक उनकी एज जो आपके स्पाउस होंगे, जो हस्बैंड होंगे, उनकी जो 71 होंगी, वहां से दोस्तों उनको 13-14 साल और जिंदा रहना, मतलब 84-85 तक उनको जिंदा रहना है। तो ये सिनारियो सोच लीजिए कितना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, पर आपके लिए कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है आप देख लीजिए। उनकी एज हेल्थ कंडीशन सब आपको देखना पड़ेगा, वो हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूं कि आज के इस वीडियो का समरी हमारे पास क्या आ रहा है, समरी आ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कम से कम अगर हम 6% का रेट लेके चले और 12% का अगर कंजर्वेटिव रेट लेके चले, तो दोस्तों यूपीएस वाले को कम से कम 75.58 ईयर्स तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा, तभी वो ब्रेक इवन ले सकता है।
अब दोस्तों मेरी सरकार से गुजारिश है कि एनपीएस से यूपीएस का जो शिफ्टिंग है दोस्तों, उसका डिसीजन एम्प्लॉय को आज करने ना लगा है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आज 40 साल की एज का है या 45 साल की एज का है, तो आज उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो 60 साल की एज में रिटायर हो रहा है, अगर उस साल उसको पूछा जाए कि भाई तुम एनपीएस लेना चाहोगे या यूपीएस लेना चाहोगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी से आप इसका आंसर दे सकते हो अपनी हेल्थ कंडीशन को देख के। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी हेल्थ कंडीशन सही है, एक्सीडेंट की फिनोमेना को साइड में रखिए, अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाती बात अलग है, लेकिन नेचुरल डेथ की अगर हम बात करें, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन सही है, अगर आप फिट एंड फाइन है, आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, आपको कोई पैरालिटिक टाइप की बीमारी नहीं है, आपको कोई अल्जाइमर टाइप की बीमारी नहीं है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 70 साल के ऊपर जिंदा रहेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस आपको उतनी जल्दी मरने नहीं देगा। मेडिकल साइंस उतना प्रगत तो हो ही चुका है। तो दोस्तों यहां पर यह चीज समझने की जरूरत होगी कि अगर 60 साल की एज में डिसीजन लेने दिया जाए कि एनपीएस से यूपीएस में शिफ्टिंग करना है कि नहीं करना है, तो आप बहुत बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगी कि मैं 75 साल तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। और दोस्तों अगर समझ लीजिए आपको हार्ट कंडीशन से, आपको ब्रेन कंडीशन से, आपको कोई ऐसी कंडीशन से जो आपकी जान धोखे में डाल सकती है, तो उस केस में आपको एनपीएस लेना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। स्पेशली उनके लिए जिनकी सर्विस बहुत ज्यादा लंबी है, 30 साल के ऊपर की सर्विस है, उनके लिए एनपीएस लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर दोस्तों आपकी हेल्थ कंडीशन बढ़िया है, तो आप यूपीएस का ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आपको उसके लिए सिर्फ 75 साल तक जिंदा रहना है। और मेरे खुद के दादाजी मैंने देखे, वो 82 की एज में एक्सपायर हुए। तो आजकल तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग 80 साल तक बाय डिफॉल्ट जिंदा रह रहे हैं, अगर उनकी हेल्थ कंडीशन सही है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको यूपीएस का ऑप्शन दे रही है, उन्होंने सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि भाई हमको ये ऑप्शन यूपीएस से एनपीएस का शिफ्टिंग, एनपीएस से यूपीएस का शिफ्टिंग, इसका ऑप्शन रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाए, क्योंकि तब मैं ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूं मेरी हेल्थ कंडीशन को लेके, और तब शायद मुझे पता चलेगा कि मैं 75 साल तक जिंदा रहने की हालत में हूं या नहीं हूं। आज अगर आपको डिसीजन लेने लगाएंगे तो आप शायद वो डिसीजन सही तरह से ले नहीं पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां पर जो सिनेरियो हमने लिया उसमें मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यूपीएस में ना कुछ वो छोटा सा एक लमसम अमाउंट भी एंड में मिलने वाला है, वो तकरीबन कुछ 11-12 लाख का अमाउंट आपको मिलेगा दोस्तों। जैसे बोला है ना कि हर 6 महीने के सर्विस के लिए 10% ऑफ द लास्ट बेसिक आपको दिया जाएगा। तो अगर इन व्यक्ति के लिए भी हम लेंगे तो 26 साल की इनकी सर्विस है, तकरीबन 52 इनका बनेगा दोस्तों। तो अगर हम इन व्यक्ति के लिए मोटा मोटा तौर पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाई देता हूं कि इनका जो 1,67,000 का बेसिक था दोस्तों अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे 1,67,000 का इनका बेसिक था, ओके। और इसमें अगर मैं 52 टर्म्स लगा दूं, ओके, 52 पॉइंट्स आएंगे और इनटू इसको 10% कर दूं, 0.1 कर दूं, तो इनको तकरीबन 8,68,000 दोस्तों वापस आने वाले। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इनको एक लमसम और 8,68,000 उससे बहुत खास डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। उससे जब हम करोड़ों की बात कर रहे हैं तो 0.08 करोड़ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रेक इवन पॉइंट पर तो सिर्फ 2 महीना शिफ्ट होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस चीज को छोड़ दीजिए। कुछ अगर दोस्तों कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो मैंने शायद इसमें कैलकुलेट नहीं किए, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मोटा मोटा तौर पे ये एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है। कुछ चीजें दोस्तों मैंने छोड़ दी होंगी, मैं भी इंसान हूं, मेरे हाथ से भी गलती हो सकती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर कर सके। कुछ सिनारियो शायद मैंने छोड़ दिए होंगे जो आप बता दीजिएगा, मैं यहां पर ले लूंगा। एक सिनारियो जो मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 25 साल की सर्विस नहीं हो रही, जो 20 साल में रिटायर हो रहा है, तो जो बंदा 20 साल में रिटायर हो रहा है उसको 50% ऑफ द बेसिक नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 40% ऑफ द बेसिक मिलेगा। तो वहां पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसकी बेसिक भी कम होगी तो उसका पेंशन फंड भी कम होगा, थोड़े से चेंजेस आएंगे। पर मोटा मोटा तौर पर दोस्तों कुछ भी आप कैलकुलेशन लगा दो, 1 से 2 साल ब्रेक इधर से उधर शिफ्ट होगा। मतलब कि अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट 25 साल का हम लेके चल रहे हैं और 75 साल का आपका 6% के इंटरेस्ट रेट से अगर यहां पर दोस्तों ब्रेक इवन आ रहा था, तो वहां पर हो सकता है 76 का आ जाए या 74 का आ जाए। 1 साल इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। पर मोटा मोटा तौर पर जो मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई यूपीएस अगर आप ऑप्शन लेते हो तो आपको कम से कम 73 ईयर से लेके 75 साल की एज तक तो कम से कम जिंदा रहना पड़ेगा, तब आपको बेनिफिशियल होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपकी डेथ 70 साल में हो जाती है, तो आपके वाइफ को अप्रोक्सीमेटली 10 साल और जिंदा रहना पड़ेगा आपकी डेथ के बाद, तब आप ब्रेक इवन में आ सकते हो। तो अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको यहां पर फायदा होगा। 1-2 सिनारियो दोस्तों और बनते हैं यहां पर जो शायद मैंने यहां पर कवर नहीं किए, बट अगर हम हर सिनारियो कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये शीट दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा शीट डालने में डिले हो सकता है, और मैं आपको बता दूं ये जो ईयर्स का कैलकुलेशन होता है दोस्तों, ये आपको मैन्युअली डालना होगा। बाकी सब चीजें आप जो फिगर्स चेंज करेंगे तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और उन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डेफिनेटली इस मेरे एनालिसिस से फायदा होगा। अगर दोस्तों आपको लगा है कि मेरी इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया,
तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप कमेंट डालते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये एनालिसिस में कुछ फ्लॉ तो नहीं रह गया, ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक फीडबैक मिलता है अगले वीडियो को और बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और कैलकुलेशन के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।